हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं दी द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस। और आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4। इसमें पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ कौन कौन सी लागू होती हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पूर्ण संख्याएँ जिसे होल नंबर कहा जाता है। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन पूर्ण संख्याएँ होती हैं, जहाँ 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है और कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। कभी भी कोई भी पूछ लिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 यानी शून्य बताएंगे, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो पता नहीं। ठीक है। अब कह रहा है क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसे कंसेक्यूटिव होल नंबर कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होंगी क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, और दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं स्मरणीय तथ्य में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहला कह रहा है दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। यदि ए बी दो पूर्ण संख्याएं हों तो ए प्लस बी जो होगा समपूर्ण संख्या होगा। तो कहने का मतलब है यदि दो समपूर्ण संख्याएं लेंगे और उनका योग करेंगे तो समपूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, जहाँ पे ए प्लस बी जो है समपूर्ण संख्या प्राप्त होगा। दूसरा करा दो विषम पूर्ण संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। कभी भी दो विषम संख्याओं का आप योग करेंगे तो सदैव सम संख्या प्राप्त होगा, इसको भी याद रखिएगा। और तीसरा कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। और चौथा कह रहा है यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं हों तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी को एक साथ लेके तीसरे को जोड़ लेंगे, या ए प्लस सी को लेकर दूसरे को जोड़ लेंगे, तब भी इन तीनों का मान जो होगा एक समान ही आएगा। अब कह रहा पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाओं के प्रगुण। तो सबसे पहला कह रहा पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण, यानी कि पूर्ण संख्याओं पे योग के कौन कौन से प्रगुण लागू होते हैं। तो पहला होता है योग का समरक प्रगुण। तो आइए देखते हैं योग का समरक प्रगुण पे पूर्ण संख्या लागू होगा कि नहीं। तो कह रहा यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो उनका योग भी एक पूर्ण संख्या होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पूर्ण संख्या होती है वह जो है योग के समरक प्रगुण को फॉलो करती है। यानी कि यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हों तो ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो सी पूर्ण संख्या होती है। यह योग संक्रिया का समरक प्रगुण है। ठीक है। तो अगर पूछेगा पूर्ण संख्या में योग के प्रगुण में योग का समरक प्रगुण लागू होता है तो आप बताएंगे हाँ लागू होता है। और यहाँ आप बताएंगे कि यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो उनका योग भी एक पूर्ण संख्या होता है। यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हों तो ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो सी पूर्ण संख्या होती है। यह योग संक्रिया का समरक प्रगुण है। आप बता देंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या इक्वल टू पूर्ण संख्या, जैसे कि 5 + 7 इक्वल टू 12। तो यहाँ कह रहा है अतः दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्या के योग का समरक प्रगुण है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। आइए देखते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है कि नहीं। तो जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या प्रेडिक्शन भी कहा जाता है। इसमें कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है, अतः उनके योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः जो योग का क्रम विनिमय प्रगुण भी होता है ना, वह पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है। जहाँ ए और बी यदि पूर्ण संख्याएं हों तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ठीक है ना। अब तीसरा प्रगुण हम देख लेते हैं। यह जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो है उदाहरण दिया हुआ है जिसको आप समझ सकते हैं। तीसरा जो है योग का साहचर्य प्रगुण कह रहा है, जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या प्रेडिक्शन कहा जाता है। तो इसमें बता रहा है तीन पूर्ण संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं में तीसरी संख्या को जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होगा जो दूसरी और तीसरी संख्या के योग में पहली संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होगा। आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ ए बी सी तीन संख्याएं दी हुई हैं, अर्थात ए बी सी बिलोंग्स टू एन। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। कहने का मतलब यह है तीन पूर्ण संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं में तीसरी संख्या को जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होगा जो दूसरी और तीसरी संख्या के योग में पहली संख्या को जोड़ने पे प्राप्त होगा। ठीक है ना। यह साहचर्य नियम कहलाता है। कौन सा नियम? साहचर्य नियम कहलाता है। अर्थात जो पूर्ण संख्या होती है वह योग का साहचर्य प्रगुण को भी फॉलो करती है।
अब कह रहा है योग का तत्समक अवयव प्रगुण जिसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। कह रहा किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। अतः शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अर्थात जो योग का तत्समक अवयव प्रगुण होता है वह पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है। यहाँ पर कह रहा है यदि ये कोई पूर्ण संख्या हो तो a+0 = 0 प्लस ए इक्वल टू ए, यह शून्य का योग प्रगुण होगा। अतः किसी पूर्ण संख्या में शून्य का योग किया जाता है तो एक पर वही संख्या प्राप्त होती है। और पांचवा जो प्रगुण है वह कह रहा है योगात्मक प्रतिलोम प्रगुण, जिसको प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका योग शून्य होता है एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। कहने का मतलब यदि कोई पूर्ण संख्या ए है तो ए का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा, अर्थात a + -a = 0। अर्थात पूर्ण संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका योग शून्य होता है एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक और केवल एक ही होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। यह तो था पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। अब आइए पूर्ण संख्याओं में व्यवकलन यानी घटाने के प्रगुण को हम देख लेते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में जो व्यवकलन यानी घटाने का प्रगुण है वह इस प्रकार है। तो पहला कह रहा है पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया में समरक प्रगुण। तो इसमें कह रहा है यदि एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाई जाए तो अंततः सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यह जो है यहाँ पे पूर्ण संख्या जो है घटाने के संक्रिया में समरक प्रगुण नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अर्थात जब किसी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को अथवा उसकी समान पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना, अगर छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या घटाएंगे तो वहाँ तो नेगेटिव पूर्ण संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, तो यही कह रहा है यदि एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाई जाए तो अंततः सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी दिया गया है कि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों तो a - b = पूर्ण संख्या हमेशा सत्य नहीं है। अर्थात a इज ग्रेटर देन b होगा तभी यह जो है पूर्ण संख्या के लिए सत्य होगा। यहाँ पे a - b = पूर्ण संख्या होगा, जैसे 7 - 5 = 2 पूर्ण संख्या है। अगर b इज ग्रेटर देन a होगा तो यहाँ पूर्ण संख्या हमेशा नहीं मिलेगा। अब दूसरा करा घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सबट्रैक्शन ऑपरेशन। करा यदि दो अलग अलग पूर्ण संख्याओं को क्रम बदलकर एक दूसरे में से घटाया जाए तो समान पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। अर्थात जो पूर्ण संख्या होती है वह घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण को भी फॉलो नहीं करती है। अर्थात a - b = b - a। ठीक है ना, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों तो a - b और b - a बराबर नहीं है, अर्थात घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा नियम हम देख लेते हैं। घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण। घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण क्या होता है देख लेते हैं। कह रहा है यदि a b c तीन पूर्ण संख्याएं हों तो a - b कोष्ठक में b - c = a - b - c। ठीक है, अर्थात घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। अर्थात पूर्ण संख्या जो है घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण नियम को भी लागू नहीं करता है। और चौथा जो है घटाने की संक्रिया में तत्समक प्रगुण है। और इसमें यदि a एक शून्येतर यानी नॉन जीरो पूर्ण संख्या है तो a - 0 = a पूर्ण संख्या है, परंतु 0 - a पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात घटाने की संक्रिया में भी 0 तत्समक नहीं है। ठीक है ना, अब हम पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण देखेंगे कि गुणा के कौन कौन से प्रगुण पूर्ण संख्याओं पर लागू होते हैं। पहला करा गुणन का समरक प्रगुण। तो गुणन का समरक प्रगुण को क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। इसमें कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को गुणा का समरक नियम कहते हैं। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का यदि हम गुणा करेंगे तो वह सदैव क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अर्थात पूर्ण संख्या गुणा के समरक प्रगुण को फॉलो कर रहा है। और यहाँ कह रहा है यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों और उनका गुणनफल a × b = c हो तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। अर्थात पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होगी। यहाँ पे देखिए a × b = पूर्ण संख्या है, अतः गुणा का समरक प्रगुण जो है पूर्ण संख्याओं के लिए लागू होता है। दूसरा कह रहा है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है।
तो यहाँ कह रहा दो पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलकर गुणा करने पर गुणनफल वही रहता है। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसे गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं, अर्थात जो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण होता है वह पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया है कि यदि क्रम बदलकर गुणा करेंगे पूर्ण संख्याओं का तो दोनों का मान जो होगा समान आएगा। अब तीसरा कह रहा है शून्य का गुणन प्रगुण, जिसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहा जाता है। इसमें कह रहा है पूर्ण संख्याओं का शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य होता है। यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो, अर्थात किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है, अतः पूर्ण संख्याओं पर शून्य का गुणन प्रगुण लागू होता है। अब चौथा कह रहा है गुणन का तत्समक है, जिसको एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है किसी पूर्ण संख्या का एक से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्ण संख्या होती है, अतः एक को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि ये कोई पूर्ण संख्या हो तो ए इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए इक्वल टू ए हो जाएगा, अतः किसी पूर्ण संख्या और एक का गुणनफल वही संख्या होती है, अतः गुणन का तत्समक अवयव पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है। और पाँचवा जो है गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। तो गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण में कहता है कि पूर्ण संख्याओं में गुणन की संक्रियाएं साहचर्य नियम का पालन करती हैं, अर्थात यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं हों तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में साहचर्य है, ठीक है ना। अर्थात पूर्ण संख्याओं पे गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण जो होता है लागू होता है। अब यहाँ पे कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है, अर्थात किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है उस संख्या का व्युत्क्रम होता है, अर्थात शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी संख्या होगा ना, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा ना उस संख्या का क्या होगा व्युत्क्रम होगा, अर्थात वन लाने के लिए इस संख्या में इसका एक प्रतिलोम लेंगे तभी तो इसका मान एक आएगा, अर्थात ए इंटू वन बाई ए करेंगे तभी तो वन आएगा, या फिर वन बाई ए इंटू ए करेंगे तभी तो इसका मान ए आएगा। अर्थात पूर्ण संख्याओं पे गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है गुणा के लिए लागू होता है, ठीक है। अब कुछ कह रहा स्मरणीय तथ्य है जिसको आप देख लीजिए। तो पहला कह रहा है दो विषम संख्याओं को गुणनफल विषम संख्या होती है, अर्थात दो विषम संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, और दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है, इसको भी याद रखिएगा। अब कह रहा है यदि ए बी सी पूर्ण संख्या है तो ए इंटू बी जो होगा पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, और गुणा पर योग का वितरण नियम नहीं होता है। तो गुणा पर जो है योग का वितरण नियम नहीं होता, अर्थात ए प्लस बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है ना। अर्थात गुणा पर योग का वितरण नियम लागू नहीं होता है, लेकिन गुणन संक्रिया पर योग का वितरण प्रगुण लागू होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए गुणा पर योग का वितरण नियम नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू सी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, लेकिन ए इंटू बी प्लस माइनस सी जो होता है ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू सी, यदि बी इज ग्रेटर देन सी होगा तो यहाँ पे जो है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण लागू होगा, ठीक है ना। अब आइए आगे देख लेते हैं। अब कह रहा है पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण। तो पहला भाग की संक्रिया में समरक प्रगुण, जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी इन डिवीजन ऑपरेशन कहा जाता है। तो एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है, अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समरक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करेंगे तो भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा, अतः जो है भाग की संक्रिया में समरक प्रगुण जो है पूर्ण संख्याओं पर लागू नहीं होगा। दूसरा कह रहा शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का प्रगुण। तो किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, क्योंकि शून्य से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं हो सकता, अतः पूर्ण संख्याओं में शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का प्रगुण भी लागू नहीं होता है। और तीसरा कह रहा पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का प्रगुण। तो किसी पूर्ण संख्या को एक से भाग देने पर सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। अब कह रहा शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्याओं से भाग। तो शून्य को किसी शून्येतर पूर्ण संख्याओं में विभाजित करें तो भागफल शून्य आता है, जैसे 0 भागा 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
पाँचवां कारक किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आएगा। जैसे यह 3 जो है एक शून्येतर पूर्ण संख्या है, इसको 3 से ही भाग देंगे तो भागफल सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार भाग संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए आप पढ़ लेंगे। और इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्मरणीय तथ्य है। तो पहला यहाँ पे स्मरणीय तथ्य है कि भाग एक प्रकार से बार बार घटाने वाली प्रक्रिया है, अर्थात भाग जो है एक प्रकार से बार बार घटाने वाली प्रक्रिया है। और दूसरा कारक शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है, अर्थात शून्य से विभाजन यानी कि भाग नहीं किया जा सकता। भाज्य क्या होता है, तो वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य कहलाता है, और वह संख्या जिससे भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। और वह संख्या जो यह बताती है कि भाजक भाज्य में कितनी बार सम्मिलित हुआ है भागफल कहलाती है। और शेषफल क्या होता है, तो वह संख्या जो भाग की क्रिया के बाद शेष रह जाती है वह क्या कहलाती है, शेषफल कहलाती है। इस प्रकार यह जो है स्मरणीय तथ्य हैं। इस चीज़ को भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। इसके परिभाषा भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी याद कर लेंगे। तो उम्मीद है कि पूर्ण संख्याओं पे योग का नियम और व्यवकलन यानी घटाने का नियम, गुणा का नियम और भाग का नियम, सभी नियम आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं और 1 से 2 बार रिवीजन करते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने बनाकर लाते रहें। धन्यवाद।